हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो बायो। माय नेम इज शशिकांत चौबे और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस चैनल के माध्यम से हम बायोलॉजी से जुड़े डिफरेंट टॉपिक्स को आप तक इजी लैंग्वेज में लाने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने इन डिफरेंट कंटेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस डिटेल्ड स्ट्रक्चर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से आखिर कंपोनेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब इसका कॉम्पोजिशन क्या है, और उसके बाद हर एक कंपोनेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमने सेल बायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल की वो बाउंड्री होती है जो कि उसके बाहरी या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अंदर के साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट करती है। सेल मेम्ब्रेन को ज्यादा अच्छे से जानने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर पे जाना होगा, जिसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और साथ ही स्टेरोल्स पाए जाते हैं। ये स्टेरोल्स जो होते हैं ये एनिमल के केस में कोलेस्ट्रॉल होता है, बैक्टीरिया में कोई भी स्टेरोल नहीं पाया जाता है, और प्लांट के केस में बात करें तो यहाँ पे स्टिग्मा स्टेरोल, ब्रासिकोस्टेरोल एटसेट्रा पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, बट जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इस मॉडल को दिया था सिंगर और निकोलसन। तो हम बिना किसी और मॉडल को देखे डायरेक्टली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं। तो इसमें दिखाया गया था कि लिपिड के एक बाइलेयर में किस तरीके से प्रोटीन्स अरेंज रहते हैं, और साथ ही इनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन सभी के फंक्शंस अलग अलग होते हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे। अब हम डायरेक्टली कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल की। तो किसी भी सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। ये एक बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाता है जो कि किसी भी मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है ताकि सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में अडैप्ट हो सके, और साथ ही ये सेल को इम्परमिएबल नेचर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कोई भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू पास नहीं हो पाते हैं। बट एट द सेम टाइम ये सेमी परमिएबल नेचर भी शो करता है, मतलब कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ये अलाउ करता है पास होने के लिए सेल के अंदर की तरफ। जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो एम्फीपैथिक नेचर का होता है, क्योंकि इसमें हेड और एक टेल पाया जाता है। जो हेड है ये वाटर लविंग या फिर हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। एट द सेम टाइम इसमें टेल भी प्रेजेंट है जो कि वाटर रेपेलेंट होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर का। इसलिए हम इस मॉलिक्यूल को एम्फीपैथिक नेचर का कहते हैं। सो जो लिपिड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं लिपिड मेम्ब्रेन में वो होते हैं फॉस्फोलिपिड, और कुछ हिस्सों में ग्लाइकोलिपिड्स भी पाए जाते हैं। तो अगर बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, तो दो इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड जो कि लिपिड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं वो हैं ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड और स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड। ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड की बात करें तो यहाँ पे जो बैकबोन है वो ग्लिसरॉल से बना होता है। इसमें जो दो कार्बन है इनसे दो फैटी एसिड्स आकर अटैच होते हैं जिनसे टेल का फॉर्मेशन होगा, और हेड ग्रुप बनाने के लिए जो थर्ड कार्बन है वहां पे फॉस्फेट अटैच होगा। अब ये जो फॉस्फेट है ये डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़कर डिफरेंट ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। एग्जांपल के लिए सेरीन, कोलिन, इथेनोलामीन, ये सभी जुड़कर फॉस्फोटिडिल सेरीन, फॉस्फोटिडिल कोलिन और फॉस्फोटिडिल एथेनोलामीन बनाते हैं। दूसरी तरफ बात करें स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड की, तो यहाँ पे स्फिंगोसिन जो कि एक 18 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इससे एक फैटी एसिड अटैच होकर टेल का फॉर्मेशन करता है, और साथ ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच होकर हेड बनाता है जो कि डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होता है। बट हम यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ले रहे हैं जो कि न्यूरॉन सेल के एक्सॉन्स में पाए जाते हैं माइलिन शीट। इन माइलिन शीट में पाया जाता है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन बना होता है कोलिन के अटैच होने से। तो जब यहाँ पे स्फिंगोसिन कोलिन से अटैच होता है तो बनाता है स्फिंगोमाइलिन। अब हम सेल मेम्ब्रेन के दूसरे कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तो ग्लाइकोलिपिड और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड में कुछ ओलिगोसैकेराइड्स लिपिड मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन के केस में कुछ ओलिगोसैकेराइड्स प्रोटीन से अटैच होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही ये सेल मार्कर का भी काम करते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गन के पर्टिकुलर जो सेल्स होते हैं उनमें डिफरेंट ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई करने पे हम जान सकते हैं कि कौन सा सेल किस ऑर्गन से बिलोंग करता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों ही गोल्जी एपरेटस में फॉर्म होते हैं,
इसके बाद इन्हें सीधे सेल मेम्ब्रेन में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ग्लाइको का मतलब यहाँ पे कुछ ओलिगोसेक्राइड्स है, तो इन ओलिगोसेक्राइड्स को लिपिड या फिर प्रोटीन से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच किया जाता है। प्रोटीन के केस में जब इन ओलिगोसेक्राइड्स को अटैच किया जाता है तो किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स पे इन्हें ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के थ्रू अटैच किया जाता है, और ये ग्लाइकोसाइलेशन मेनली एन लिंक या ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है। अगर एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन है तो एमिनो एसिड्स के नाइट्रोजन एटम पे इन ओलिगोसेक्राइड्स को अटैच किया जाएगा, और अगर ओलिगोसेक्राइड्स को ऑक्सीजन एटम पे अटैच किया गया तो ये ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस है। अब बात करें प्रोटीन की, तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, पेरिफेरल, इंटीग्रल और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स लिपिड मेम्ब्रेन के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही लूज कनेक्शन जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू लिपिड मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, तो इन्हें आसानी से लिपिड मेम्ब्रेन से रिमूव किया जा सकता है। जब भी ये एक्टिवेट होते हैं किसी और दूसरे कंपोनेंट से, तो ये मेम्ब्रेन से डिटैच होकर किसी दूसरे कंपोनेंट को जाकर एक्टिवेट करते हैं। ये सेल सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं साइटोक्रोम सी, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज और फास्फोलाइपेज सी। नाउ कमिंग टू इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, इस वजह से इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। साथ ही इनमें 2 डोमेन्स पाए जाते हैं, एक जो लिपिड बाइलेयर से बाहर निकला होता है जिसे हम हाइड्रोफिलिक डोमेन कहते हैं, और एक जो कि एम्बेडेड होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर, इसे हम हाइड्रोफोबिक डोमेन कहते हैं। हाइड्रोफोबिक डोमेन में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स दोनों ही पाए जाते हैं, और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स की। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ पे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनसे प्रोटीन्स आकर अटैच होते हैं, और ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेनाइलेटेड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स, जीपीआई लिंक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स और एसाइलेटेड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। बात करें प्रेनाइलेटेड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स की, तो इनमें डिफरेंट आइसोप्रेन यूनिट्स जो कि लिपिड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ये आकर प्रोटीन से अटैच होते हैं। ये प्रोटीन के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे अटैच होते हैं जिसे हम मोटिव कहते हैं। ये मोटिव 4 सीक्वेंस से मिलकर बना होता है, CAAX। यहाँ पे जो C है ये सिस्टीन होता है, इसे सिस्टीन से आकर ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट जुड़ते हैं, और उसके बाद जो 2 A हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी 2 एलिफेटिक अमीनो एसिड्स को, और इनके बाद एक X है जहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है जो कि पर्टिकुलर होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रेनाइलेशन प्रोसेस के लिए, यानी कि एंजाइम स्पेसिफिक। प्रेनाइलेशन प्रोसेस किसी भी सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन और सेल मोर्फोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सेकेंड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन की, जो कि है एसाइलेटेड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। इनमें डिफरेंट एसाइल चेन्स आकर प्रोटीन से जुड़ते हैं, और ये हमेशा मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्मिक फेज में ही पाए जाते हैं, जैसा कि प्रेनाइलेशन प्रोसेस में था। लेकिन जो सबसे कॉमन एसाइलेटेड प्रोटीन्स हैं वो हैं N-माइरिस्टोइलेशन और S-पामिटोइलेशन। मतलब यहाँ पे माइरिस्टिल ग्रुप जुड़ेगा और दूसरे में पामिटोइल ग्रुप जुड़ेगा। और बात करते हैं लास्ट लिपिड एंकर्ड प्रोटीन की, जो कि है GPI लिंक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। यहाँ पे ग्लाइकोसिल फॉस्फोटिडिल इनोसिटोन ग्रुप को GPI कॉम्प्लेक्स के थ्रू अमाइड बॉन्ड से जोड़ा जाता है, और ये पूरा प्रोसेस प्रोटीन के कार्बोक्सिल टर्मिनस पे होता है। जिस तरीके से एसाइलेशन प्रोसेस और प्रेनाइलेशन प्रोसेस साइटोप्लाज्मिक फेज में होता है, उससे अलग GPI लिंक प्रोटीन्स हमेशा एक्सटीरियर सरफेस पे ही पाए जाते हैं। ये सेल सरफेस में अधेशन का काम करते हैं, और साथ ही सेल में मार्कर का काम करते हैं। GPI कॉम्प्लेक्स में शुगर कंपोनेंट्स में हमेशा डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। GPI लिंक प्रोटीन्स हमेशा सेल के एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होकर कभी रिसेप्टर, कभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और कभी सेल अधेसिव मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं। अब हम लास्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल लिपिड मॉलिक्यूल की तरह एक लेयर नहीं बना सकता, इस वजह से ये एक लिपिड बाइलेयर में अपने आप को बीच में इंसर्ट कर लेता है। इसमें भी एम्फीपैथिक नेचर पाया जाता है। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर की, तो इसमें पोलर हेड ग्रुप, स्टेरॉल रिंग और नॉन पोलर
हाइड्रोफोबिक टेल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल का स्पेशल फीचर है, ये बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता है, जिस वजह से एनिमल सेल्स को डिफरेंट टेम्परेचर्स में एडेप्ट होने के लिए ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही समय आने पे ये रिजिडिटी और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।